हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 7 दिसंबर पे हम आ गए हैं और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो देयर विल बी 10 एमसीक्यूज जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे मलायन जाइंट स्क्वैरल के बारे में। तो ये न्यूज में था अभी, स्पीसीज इसके बारे में डिस्कशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में देखेंगे। एनजीटी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। हायाबुसा के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। एस्ट्रॉइड के बारे में देखेंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू, इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन जो वो बनाया गया है, यहाँ पे जानेंगे इनके बारे में। देन वी विल मूव ऑन टू फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में। देन कैंसर जीनोम एटलस 2020 के ऊपर एक एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल वेज रिपोर्ट को देखेंगे एंड देन डिस्कशन हमारा होने वाला है ILO के बारे में। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप टेलीग्राम के ऊपर मुझे इस पर्टिकुलर आईडी पे @prince_लूथरा पे भेज दीजिएगा एंड देन आई विल रिप्लाई टू यू। नए मेंबर्स जिन्होंने हमारी वीडियो सीरीज को सब्सक्राइब किया उनको वेलकम कर लेते हैं। तो हर्षिता, मनोज सेठी, मधुमिता, सोनजॉय एंड सुदीति सिंह, वेलकम टू द नेटमॉक। यूपीएससी टेस्ट सीरीज में हमने एवरीडे बेसिस पे एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की बात करी थी जिनको फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो है उसके लिए एनरोल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो रूल्स है मैं एक बार आपको बता देता हूं। तो आपको exam.netmock.com पे जाना है। फर्स्ट टेस्ट हमारा फ्री है। आपको जो फर्स्ट टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर आप टेस्ट करने जाते हैं। देयर आर 15 पीपल जो इस फ्री टेस्ट को करते हैं और उन 15 लोगों में से जिसके भी हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उनको exam.netmock.com पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर विनर के तौर पर डिक्लेयर भी किया जाएगा। हम टॉप 3 लोगों को डिक्लेयर करेंगे एक्चुअली, और जो टॉप पोजीशन पे आएंगे उनको ये जो exam.netmock.com की जो सीरीज है इसके अंदर एनरोल कर लिया जाएगा। चलिए चलते हैं। Let's start with the quotation. Sometimes we are tested not to show our weaknesses but to discover our strengths. काफी सारे स्टूडेंट्स हो सकता है ऐसा फेस करे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज कि बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर ही। क्रैक करना तो बात की बात है, लेकिन प्रिपरेशन के अंदर ही हो सकता है घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं है, या फिर जॉब कर रहे हैं तो टाइम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उतना याद नहीं रह रहा है आपको। एंड हो सकता है किसी भी तरीके की आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, बट यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि जो टेस्टिंग आपकी करी जा रही है, जो यूनिवर्स या गॉड जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जो वो आपको टेस्ट कर रहा है, दैट इज नॉट टू शो योर वीकनेसेस। ये वीकनेस शो करने का टाइम नहीं है कि मैं इस एग्जाम को नहीं कर सकता हूं, मैं फाइनेंशियली इतना केपेबल नहीं हूं, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं मेरा एग्जाम कैसे होगा, या फिर किसी और तरीके का एक्सक्यूज अपने आप को देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज दिस इज द टाइम टू शो योर स्ट्रेंथ। ये इस टाइम स्ट्रेंथ दिखाने का टाइम है जहां पे आप रिप्लाई करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को कि इट रियली डजंट मैटर। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं फाइनेंशियली केपेबल हूं या नहीं हूं, बट आई एम गोइंग टू कीप ऑन स्ट्राइविंग। मैं इस डायरेक्शन के अंदर काम करता रहूंगा और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाऊंगा। हो सकता है किसी दिन मेरे को सिर्फ 1 ही घंटा मिले पढ़ने के लिए, हो सकता है किसी और प्री कमिटमेंट जॉब की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे शायद आधा घंटा ही मिले पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा कोई भी दिन मैं नहीं जाने दूंगा जब मैंने पढ़ाई ना करी हो। तो अगर ज्यादा टाइम मिलेगा तो ज्यादा पढ़ूंगा, कम टाइम मिलेगा तो कम पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा कोई भी दिन मिस नहीं होने दूंगा जिस दिन पढ़ाई ना हो। तो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर डोमिनेट मत करने दीजिए, बिकॉज दिस इज द टाइम टू शो योर स्ट्रेंथ। शो योर स्ट्रेंथ टू योर प्रॉब्लम्स ताकि वो डर के अपने आप भाग जाएं। चलिए चलते हैं आगे। आप चाहें तो नेटमॉक की ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर आपको बेसिकली एवरीडे बेसिस पे जो हम एमसीक्यूज करते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज जो होते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो शॉर्ट टाइम के अंदर यहाँ पर आप जो एमसीक्यूज होते हैं उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जैसे भी कोई भी नया आर्टिकल हम पब्लिश करते हैं करंट अफेयर्स को लेकर, करंट अफेयर्स एमसीक्यू, इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू, वो सभी जो अपडेट्स हैं वो आपको ऐप के ऊपर मिल जाती हैं, सो दैट आप उस चीज को रिवाइज भी कर पाए। क्योंकि रिविजन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि यहाँ पे जो स्कोर रखा जाता है, कट ऑफ स्कोर, वो 6 का रखा जाता है। मतलब आपको 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना है। लेस देन 6 भी आते हैं तो आप दोबारा से इसे वीडियो को देख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है वीडियो के अंदर, वो दोबारा से सुन सकते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट मलायन जाइंट स्क्वैरल के बारे में पूछा गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में, और बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट हैज अ डार्क अपर बॉडी। इसकी जो अपर बॉडी होती है वो डार्क कलर की होती है। हो सकता है इट इज लिस्टेड एट लीस्ट कंसर्न ऑन IUCN's लिस्ट। तो यहाँ पे लीस्ट कंसर्न इसका स्टेटस है IUCN के हिसाब से। इट इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडिया के अंदर ये कहां मिलती है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर फाउंड करी जाती है। सोचिए, क्योंकि अभी रिसेंटली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी करी गई है। किसके द्वारा? इस तरीके की स्टडी जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाती है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर
इन्होंने ये स्टडी करी है और मलायन जायंट स्क्वैरल के ऊपर ये उनका जो नंबर है ये देखा गया कि 90% तक डिक्लाइन होने की चांसेस है, होने की आशंका है 2050 तक। और जब भी इस तरीके की स्टडी न्यूज़पेपर में मेंशन होती है तो वो जो स्पीसीज है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, अभी दिखा दूंगा तो आंसर करना ईजी हो जाएगा, अभी वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। तो सोचिए क्या इसका आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे यस इट हैज अ डार्क अपर बॉडी, आप देख सकते हैं, दिस इज हाउ इट लुक्स। तो आप देख सकते हैं डार्क अपर बॉडी है इसकी, इस स्पीसीज की। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। सेकंड की बात करी जाए तो सेकंड स्टेटमेंट कहती है इट इज लिस्टेड एज लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न होती तो शायद इतनी ज्यादा बात नहीं होती। द स्पीसीज इज लिस्टेड एज नियर थ्रेटेंड ऑन IUCN 2016 लिस्ट, और इसे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन भी दी गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, लेकिन सेकंड इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड आते हैं इट इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ये फाउंड करी जाती है। तो यस, तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, कुछ और चीजें जानते हैं इनके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर पाई जाती है, और बताया जा रहा है कि हो सकता है 2050 तक ये आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी देखने को ना मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को लेकर। पहली स्टेटमेंट कहती है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखिए, वैसे इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन न्यूज में मेंशन हुआ था, क्यों हुआ था वो भी बताऊंगा, इस वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 42वीं अमेंडमेंट जो थी उसके हिसाब से जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करी गई थी। हो सकता है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड बाय दिस अमेंडमेंट। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट, अब 42nd भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, उसके थ्रू ऐड करी गई थी। हो सकता है 12th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। तो 86वीं जो अमेंडमेंट थी उसके थ्रू 12वीं फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि राइट्स एंड ड्यूटीज जो है दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन पीपल टॉक अबाउट राइट्स यू शुड आल्सो स्पीक अबाउट ड्यूटीज। व्हाइल राइट्स आर बीइंग सेलिब्रेटेड, ड्यूटीज आर फॉरगॉटन। और बिल्कुल सही बात है, अगर आज के परिवेश में देखें तो लोग जो है राइट्स की बात ज्यादा करते हैं लेकिन अपनी ड्यूटीज को भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे बैलेंस होना जरूरी है। अगर आप अपने राइट्स की बात करते हैं तो आपको अपनी ड्यूटीज के बारे में भी बात करना पड़ेगा। जब भी हम न्यूज में मेंशन होता है, देखते हैं कहीं पे भी, हमें ड्यूटीज का तो जिक्र मिलता ही नहीं है। लोग हमेशा इस चीज के लिए परेशान होते हैं या रो रहे होते हैं या कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनका ये राइट वायलेट हो गया या दूसरा कोई राइट वायलेट हो गया, चाहे वो गवर्नमेंट ने किया हो या किसी दूसरे इंडिविजुअल ने किया। टू एन एक्सटेंट बिल्कुल ठीक बात है, आप कंप्लेन करिए इस चीज को लेके, बट व्हाट अबाउट ड्यूटीज? क्या आप अपनी ड्यूटीज को भी निभाते हैं या सिर्फ अपने राइट को लेकर रोते रहते हैं? सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन these two, which at present is missing, and that's why मद्रास हाई कोर्ट के जज जो जस्टिस एन किरुबकरन है उन्होंने इस चीज का मेंशन किया है एंड राइटफुली मेंशन किया है। अब चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है, यस 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके थ्रू ड्यूटीज जो थी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि देखिए ओरिजिनल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पे ड्यूटीज की बात ही नहीं करी गई थी। ठीक है, लेकिन देन देयर वाज अ नीड। अब नीड में जान के एम्फोसाइज करके कह रहा हूं, नीड। क्या वो नीड थी, क्यों पड़ी इसकी जरूरत? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्या ऐसी चीज हुई जिसके बाद ऐसा फील किया गया कि जो ड्यूटीज है वो भी लोगों के लिए होनी चाहिए, सिर्फ राइट्स नहीं होनी चाहिए, और दोनों के बीच में बैलेंस भी होना चाहिए। तो ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसी चीज हुई थी जिसके बाद हमें यह लगा कि ड्यूटीज लोगों की होनी चाहिए। तो पहली जो स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि जब ये अमेंडमेंट आई थी 42nd अमेंडमेंट, इसके थ्रू 10 ड्यूटीज को ऐड किया गया था। ठीक है, ना कि 11। और जो यहां पे 86th अमेंडमेंट है, बिल्कुल ठीक है, इसके थ्रू 11वीं ड्यूटी को, ना कि 12वीं ड्यूटी को ऐड किया गया था। तो पहले 10 ड्यूटी को ऐड किया गया 42वीं अमेंडमेंट से, और फिर 86th अमेंडमेंट आई जिससे कि एक और ड्यूटी को ऐड कर दिया गया। ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ और चीजें देखते हैं। अगर आप महात्मा गांधी की एक स्टेटमेंट को भी देखें, हिंद स्वराज के अंदर उन्होंने कहा था दैट रियल राइट्स आर रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। तो असली राइट्स वही होते हैं जब जो आपको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के रिजल्ट के बाद मिलते हैं। तो आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, उसी के बाद आपको रियल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल आप ही के साथ रिलेट करके बताऊं, फॉर एग्जांपल आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर आप में से काफी सारे लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनेंगे। तो यहां पे आपकी ड्यूटी क्या है?
आपकी ड्यूटी है एवरीडे बेसिस पे पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना, फोकस के साथ कंसंट्रेशन होके पढ़ाई करना, ये आपकी ड्यूटी है। और जब आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करते हैं, डेडिकेशन के साथ परफॉर्म करते हैं, तभी आपको मिलता है राइट टू सिट ऑन दैट सीट। तो उस सीट पे बैठने का राइट भी आपको तभी मिलता है जब आप अपनी ड्यूटी को 100% डेडिकेशन से करते हैं। जो लोग 100% डेडिकेशन से नहीं करते उनको ये राइट भी नहीं मिलता, उनको ये राइट भी नहीं दिया जाता। इसी तरीके से जो ड्यूटीज हैं और राइट्स हैं दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। अपनी ड्यूटी को अच्छे से करेंगे, पढ़ाई अच्छे से करेंगे, देन यू विल हैव द राइट टू सिट ऑन दैट सीट जो कि आपको एग्जाम क्रैक करने के बाद मिलने वाली है। देन यू विल हैव द राइट टू सर्व योर कंट्री फ्रॉम दैट पोजीशन। तो उस पोजीशन से अपने देश को हेल्प करने का राइट आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है एनजीटी के स्ट्रक्चर के बारे में। पूछा कि स्ट्रक्चर ऑफ एनजीटी के बारे में बताएं, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। द चेयरपर्सन इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं सीजीआई के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, हो सकता है। देयर आर टू बी लीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स इन द ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर की स्ट्रेंथ के बारे में बताया है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिएगा, चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन अपॉइंट करता है? द चेयरपर्सन इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सीजीआई से कंसल्टेशन करी जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है बिकॉज इट इज नॉट अपॉइंटेड बाय सीजीआई, इट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और यहां पे सीजीआई से कंसल्टेशन इसमें ली जाती है। अब एनजीटी का डिस्कशन क्यों हुआ? क्योंकि एनजीटी दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज डायरेक्टेड ऑल द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड लोकल बॉडीज एनसीआर के अंदर और उसके आसपास की सिटीज के अंदर कि एयर क्वालिटी जो पुअर हो रही है तो आपको वाटर स्प्रिंकलर का यहां पे यूज करना चाहिए। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि दिल्ली और गुरुग्राम के अंदर हमने क्या किया है, वाटर स्प्रिंकलर का यूज किया। वहां पे तो वाटर कैनन हमने यूज करी थी, तो वाटर स्प्रिंकलर का यूज किया जा सकता है ताकि जो एयर क्वालिटी है उसमें सुधार लाया जा सके। अगर मिनिमम मैक्सिमम मेंबर की बात करी जाए तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। अगर हम एनजीटी की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो एनजीटी के बारे में जानना काफी जरूरी है। एनजीटी जो थी 2010 में आई थी, एज ए बॉडी स्पेशलाइज्ड बॉडी के तौर पर इसे रखा गया था और यहां पे एनवायरमेंट रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनसे डील किया जाता है इस बॉडी के अंदर। ठीक है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को लेकर ये सब बातें यहां पे करी जाती हैं। ये बॉडी जब बनी तो इंडिया अपने आप में तीसरी कंट्री बन गया वर्ल्ड के अंदर आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जिसके पास इस तरीके की बॉडी थी। और अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो उस हिसाब से इंडिया पहली कंट्री बन गया जिसके पास इस तरीके की एक बॉडी थी। यहां पे एनजीटी जो है, एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन और अपील्स विद इन 6 मंथ्स। तो यहां पे 6 महीने के अंदर आपको जो केसेस होते हैं उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है। तो टाइम बाउंड मैनर में यहां पे केसेस को देखा जाता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है और यहां पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल बेंचेस का न्यू दिल्ली में है, देन इसके सेंट्रल जोन, वेस्टर्न जोन में अलग अलग जगह ऑफिस भी दिए गए। चेयरपर्सन जो होते हैं वो भी मैंने आपको बता दी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। उसमें जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और जो नंबर है वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो ये जो पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, किस चीज से डील करते हैं, क्या ये पहली बॉडी है ऐसी दुनिया के अंदर? नहीं। और डेवलपिंग कंट्रीज में यस, काम क्या होता है, ये सब चीजें जो है और कितने महीने में इसे डिस्पोज ऑफ करना होता है केसेस को, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी जो कि मेंस के अंदर आंसर लिखने में आपको हेल्प करने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हायाबुसा सेकंड स्पेसक्राफ्ट बिलोंग्स टू विच नेशन? तो रिसेंटली ये जो है न्यूज में था तब ये क्वेश्चन बना है। क्या ये यूएस को बिलोंग करता है, फ्रांस का है, जापान का है, यूएई का है? सोचिए। चलिए, तो यहां पे जापानीज स्पेस एजेंसी ने अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जो थी न्यूज़पेपर में मेंशन करी गई थी कि हायाबुसा द सेकंड स्पेसक्राफ्ट जो है ये अपनी इंटेंडेड ट्रैजेक्टरी के ऊपर अप्रोच कर रहा है। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई भी यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट छोड़ते हैं वो अपनी ट्रैजेक्टरी से जब अलग डायरेक्शन में चला जाता है तो मिशन जो है फेल आपका हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी ट्रैजेक्टरी पे चलता रहता है इट मींस आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और क्योंकि इसकी सक्सेस को लेके ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है कि अपनी ट्रैजेक्टरी पे सही जा रहा है, तो यहां पे आंसर हमारा जो होगा सी हो जाएगा, क्योंकि जापानीज स्पेसक्राफ्ट है और ये आ रहा है वापस अर्थ के ऊपर। ये बेसिकली गया था एस्ट्रॉइड, कुछ एस्ट्रॉइड ऐसे थे जिसके सैंपल्स लेने थे, वो सैंपल्स को इसने कैप्सूल में डाला और अब वापस अर्थ के ऊपर आ रहा है। और वो जो कैप्सूल है वो प्रोवाइड करेगा जिससे एस्ट्रॉइड के सैंपल जब हमें मिलेंगे तो पता लगाया जा सकेगा और एस्ट्रॉइड के बारे में और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में नई नई जानकारियां जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। हायाबुसा 2 वॉज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2014। तो आज का नहीं है,
कब लॉन्च किया गया था? 2014 में, एंड प्लान टू कंप्लीट द मिशन इन 6 ईयर्स। तो यहाँ पे 2020 तक इसे कंप्लीट करना था, जो इसने कर लिया है। इट अराइव्ड एट राइगू इन जुलाई 2018। यहाँ पे स्पेंड करे इसने 18 महीने, देन एस्ट्रॉइड को स्टडी किया और अब फाइनली ये अपना जो सैंपल है वो लेके वापस आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस्ट्रॉइड। अब क्योंकि एस्ट्रॉइड के बारे में क्वेश्चन आया है तो यहाँ पे वैसे ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे ऑर्बिट द सन एंड आर स्मॉल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर ये बहुत छोटी छोटी बॉडीज होती हैं और सन को ऑर्बिट करती हैं। दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड रॉक्स एंड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये किस चीज के बने होते हैं? मेटल और रॉक्स के बने होते हैं और इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, हो सकता है। द आइस एंड कंपाउंड्स इन देम डेवलप अ फजी क्लाउड लाइक शेल नोन एज कोमा। तो इनके अंदर जो आइस एंड रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो एक फजी क्लाउड लाइक जो एक सिनेरियो होता है वो क्रिएट करते हैं और जिसे कोमा कहा जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो एस्ट्रॉइड न्यूज में क्यों थे? हायाबुसा द सेकंड की वजह से ही न्यूज में थे। तो दे ऑर्बिट द सन। यस, एस्ट्रॉइड जो होते हैं सन को ऑर्बिट करते हैं, छोटी छोटी बॉडीज होती हैं सोलर सिस्टम के अंदर, एंड दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड रॉक्स एंड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो मेटल्स के बने होते हैं, रॉक्स के बने होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। और जो तीसरी स्टेटमेंट है ये डिफाइन करती है कॉमेट को। जब हम कहते हैं द आइस एंड कंपाउंड लाइक अमोनिया एंड मीथेन दे डेवलप अ फजी क्लाउड लाइक शेल, जिसे कोमा कहा जाता है। ये जो है कॉमेट्स जो है ये कॉमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ना कि एस्ट्रॉइड। दैट इज द डिफरेंस। जब आप अपनी ज्योग्राफी की जो बुक्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ेंगे या फिर आप जीसी लोंग पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आपको पता चलेगा कि एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, वहां पे बताया हुआ है इसे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप मुझे चाहें तो एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो किन दो प्लैनेट्स के बीच में पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, कि याद रखने का तरीका भी बताया था। अगर आपको याद रखने का तरीका याद है तो वो भी जरूर लिखिएगा, अदरवाइज आपको पता है तो भी इसका आंसर जरूर करिएगा। चलिए, ओके, सो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो हमारी सीरीज है दैट इज स्टार्टेड, उसके बारे में मैं आपको 30 सेकंड्स में एक जानकारी दे देता हूं। सो इन दिस सीरीज मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे 1000 से ज्यादा लेक्चर्स जो है वो डालने वाले हैं और 1000 के आसपास ही क्विजेस जो है वो रहने वाले हैं इस पूरी सीरीज के अंदर। और यहाँ पे आपको शेड्यूल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं लेक्चर्स जो है हमने डालने शुरू कर दिए। आप चाहें तो यहाँ पे ट्रायल लेसन भी हैं, तो कि किस तरीके के लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे वो देख सकते हैं। आपको बेसिकली बस डे नंबर 1 पे जाना है अपनी प्रिपरेशन के लिए, और डे नंबर 1 में जो भी असाइनमेंट्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि स्टार्टिंग हमने एनसीईआरटी से करी है, इसमें इंट्रोडक्शन मोटिवेशन वीडियो है, देन एनसीईआरटी के लेक्चर्स हमने डाले हैं, देन इसके अलावा आपको एनसीईआरटी से कंसर्निंग एमसीक्यूज के लेक्चर्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डे 2 में आपको पॉलिटी के लेक्चर्स और हिस्ट्री दोनों के लेक्चर्स मिलेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी को कवर किया गया, लक्ष्मीकांत को कवर किया गया, और इनसे कंसर्निंग एमसीक्यूज के लेक्चर्स भी आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो बेसिकली आपको मिलेंगे क्लास लेक्चर्स और फिर फॉलोड बाय एमसीक्यू के लेक्चर्स। जैसे अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सिर्फ एमसीक्यू के लेक्चर्स करते हैं। अगर आपने स्पेक्ट्रम थ्रू एमसीक्यू की सीरीज देखा हो, लक्ष्मीकांत थ्रू एमसीक्यू की सीरीज देखा हो, वहां पे सिर्फ एमसीक्यू के लेक्चर्स है, लेकिन यहाँ पे आपके क्लास लेक्चर्स भी रहने वाले हैं, जिसमें हम हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद फिर आपको एमसीक्यू का लेक्चर देंगे। देन फाइनली आपको ये लेक्चर्स देखने के बाद करने हैं क्विजेस अटेम्प्ट, जो कि इसमें ऐड किए गए। अच्छी चीज जो इसके अंदर ये है कि इसके अंदर एवरीडे बेसिस पे आपको मेंस की आंसर राइटिंग करने को भी मिलती है, ताकि सिर्फ प्रीलिम्स पे ही फोकस ना रहे, क्योंकि जो मटेरियल है उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड करी जा रही है आपको। और यहाँ पे लेकिन सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करना काफी नहीं होता है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी होनी चाहिए। तो मेंस के लिए एक क्वेश्चन रोज यहाँ पे दिया जाता है, जिसको कैंडिडेट्स लिखते हैं और मैं उसे इवेल्युएट करता हूं। साथ में कुछ स्टूडेंट्स को माइंड मैप्स भी पसंद आते हैं, तो यहाँ पे माइंड मैप्स के थ्रू भी स्टडी आपकी कराई जा रही है, क्योंकि इसमें माइंड मैप्स भी डे वाइज ऐड किए गए। तो चाहे तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं exam.netmock.com के ऊपर। वहां जाके जो इसके 2 ट्रायल लेसन है, जो कि काफी छोटे छोटे ही हैं, जिसमें आपको बेसिकली ये पता चलेगा कि किस तरीके के वीडियोस आपको क्लास वीडियोस देखने को मिलेंगे। यू कैन चेक दैट आउट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया है डायरेक्टोरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है इट कम्स अंडर द एजिस ऑफ सीबीडीटी, ये सीबीडीटी के अंडर आता है। इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक एंड फिजिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया बाय एक्टिवली ब्रिंगिंग टू लाइट सम सिग्निफिकेंट केसेस ऑफ कमर्शियल फ्रॉड्स एंड क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग। तो इस तरीके के जो केसेस हैं वो इसके द्वारा लाइट में लाए गए हैं, मतलब लोगों के द्वारा लाए गए। It had undertaken Operation Polo and busted an international drug smuggling racket। तो इसने जो ऑपरेशन पोलो था ये चलाया था, जिससे कि इसने जो ड्रग स्मगलिंग रैकेट्स थे उसको बस्ट किया था। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट में पूछा था, जिसमें मैंने सीबीडीटी आपको ऑप्शन में दिया था।
और CBIC ऑप्शन में दिया था और आंसर उसका CBDT था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है पूरा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, वो ज्यादा रहता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से, ठीक है। सो दिस एजेंसी कम्स अंडर द एजिस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, क्योंकि कस्टम्स के अंदर ही हेर फेर होता है, स्मगलिंग करी जाती है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर चोरी होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस उसके अंडर में रखा गया। तो यस, ये जो है CBDT के अंडर में नहीं आता है, इट कम्स अंडर CBIC। यहां पे सेकंड स्टेटमेंट काफी कॉमन सेंस वाली है कि यस, इसने काफी सारे स्मगलिंग के जो केसेस हैं उसे अनअर्थ किया होगा, तभी ये न्यूज में है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तीसरी स्टेटमेंट की बात करी जाए तो यहां पे रिसेंटली ऑपरेशन कैलिप्सो इसने चलाया था, जहां पे 3.5 किलो कोकेन जो था, जो स्मगलिंग रैकेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता था, उसको यहां पर बस्ट किया था, उस पूरे रैकेट को बस्ट किया था। और अभी काफी रिसेंटली इन्होंने एक स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 और 20 जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिलीज करी गई है ऑन द 63rd फाउंडिंग डे ऑफ DRI। तो 63वीं इनकी जो सालगिरह थी, इसके ऊपर यहाँ पे स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है, रिलीज किया है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, इट वाज ऑपरेशन कैलिप्सो ना कि ऑपरेशन पोलो, तो आंसर हो जाएगा ए। अब ऑपरेशन पोलो भी मैंने आपको पढ़ाया है, याद करिए किस चीज के बारे में, ये लिखिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में। फॉरेक्स रिजर्व्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द RBI इन द फॉर्म ऑफ, तो हमें पूछा कि ऐसे कौन से फॉरेक्स रिजर्व्स हैं जो कि RBI के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते। यहां पे इन तीनों में से क्या गोल्ड को कंट्रोल नहीं किया जाता? व्हाट अबाउट SDR, फॉरेन करेंसी एसेट्स? तो पहले तो ये सोचिए कि ये फॉरेक्स रिजर्व्स में आते हैं कि नहीं आते। आते हैं तो क्या RBI के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं या नहीं किए जाते, सोचिए। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अभी रिसेंटली आपने डेफिनेटली न्यूज पढ़ी होगी, सभी न्यूज़पेपर के अंदर इसे मेंशन किया गया था कि RBI के हिसाब से अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि 469 मिलियन से जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनमें डिक्लाइन देखा गया। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व में सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, पूछा जा सकता है भी, फॉरेन करेंसी एसेट का, ठीक है। और ये कहा गया RBI के द्वारा कि फॉरेन करेंसी एसेट तो इंक्रीज हुआ है, तो देखा जाए तो सबसे बड़ा कंपोनेंट, मान लीजिए ये पूरा चंक है, इसके अंदर सबसे बड़ा कंपोनेंट आपका FCA का है, इसमें तो इंक्रीज देखा गया, लेकिन ओवरऑल डिक्लाइन जो है वो देखा गया। इट मींस FCA के अलावा जो दूसरी चीजें हैं, जो दूसरी एसेट्स कॉन्स्टिट्यूट करती है फॉरेक्स रिजर्व्स को, वहां पर एक बहुत बड़ा डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है। तो इवन दो FCA के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन ओवरऑल यहां पे एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पे फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर गोल्ड भी आता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी आते हैं और FCA भी आते हैं, और तीनों को ही ऑफकोर्स RBI ही कंट्रोल करता है। तो फॉरेक्स रिजर्व्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय, तो यह आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, बिकॉज ऑल ऑफ द अबव आर कंट्रोल्ड बाय एंड दे कम अंडर RBI। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ और चीजें जान लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया फॉरेक्स रिजर्व्स इन इंडिया, दे आर एक्सटर्नल एसेट्स जो कि एक्यूमुलेट करी जाती है इंडिया के द्वारा। आपने सुना होगा बहुत बार, हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करते हैं, हम इंपोर्ट को कम करने की बात करते हैं, ताकि हमारे प्रीशियस एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बने रहे। देन गोल्ड इसमें आता है, SDR आता है, FCA के बारे में मैंने आपको बता दिया। देन रिजर्व पोजीशन विद IMF भी इसमें आती है। तो बेसिकली क्या होता है, जब MCQ आएगा तो ये 3-4 चीजें आपको घुमा फिरा के दी जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया कैंसर जीनोम एटलस 2020 को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ लैंडमार्क कैंसर जीनोमिक प्रोग्राम दैट मॉलिक्यूलरली कैरेक्टराइज्ड ओवर 20,000 प्राइमरी कैंसर एंड मैच्ड नॉर्मल सैंपल्स स्पैनिंग 33 कैंसर टाइप्स। तो इसमें वेरियस कैंसर टाइप्स को और वेरियस प्राइमरी कैंसर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको यहां पर नॉर्मल सैंपल्स को मैच किया गया है। सेकेंड, ये एक ज्वाइंट एफर्ट है, किस किस का? इट्स अ ज्वाइंट एफर्ट बिटवीन जापान कैंसर इंस्टीट्यूट एंड नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दो यहाँ पे बॉडीज के नाम दिए जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं। इट जनरेटेड ओवर 2.5 पेटाबाइट्स ऑफ जीनोमिक, एपिजीनोमिक एंड ट्रांसक्रिप्टोमिक एंड प्रोटियोमिक डेटा। तो यहाँ पे डेटा के टाइप्स बता रखे कि कितना यहाँ पे डेटा जो है वो क्रिएट किया गया। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे CSIR के, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डॉक्टर हर्षवर्धन वर्चुअली इनॉग्रेटेड द सेकंड TCGA 2020 कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो सेकंड कॉन्फ्रेंस जो है ये किस चीज के ऊपर थी? सेकंड कैंसर जीनोमिक एटलस जो है उसे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। क्या ये अपने आप में लैंडमार्क कैंसर जीनोमिक प्रोग्राम है जिसके अंदर कैरेक्टराइज किया जाता है 20,000 से ज्यादा प्राइमरी कैंसर
सैंपल्स को और उनके साथ मैच किया जाता है 33 कैंसर टाइप्स के अंदर। तो यस, पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है, काफी फैक्चुअल स्टेटमेंट थी। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये एक जॉइंट एफर्ट है किस किस के बीच में, इट इज बिटवीन नेशनल ह्यूमन जीनोमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ऑन द अदर एंड वी हैव यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। तो दूसरी तरफ क्या है हमारा, यूएस का इंस्टीट्यूट है, ना कि जापान का। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट भी काफी फैक्चुअल है, इसमें जो डेटा जनरेट किया जा रहा है 2.5 पेटाबाइट्स का है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाता है बी। इस तरीके के जो क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें पूरा फैक्ट्स बेस्ड चीजें आपको दी जाती हैं। फैक्ट्स अगर पता होंगे तो आंसर कर पाएंगे, या फिर वहां पे आप एक कॉमन सेंस जो होती है वो यूज कर सकते हैं कि क्या इतना डेटा क्रिएट होता होगा, क्या इतने सैंपल्स मैच किए जाते होंगे, फिर वो आपकी कॉमन सेंस के ऊपर होता है क्या आप आंसर उसका कर पाते हैं या नहीं। चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बात करता है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-2021 के बारे में पूछा गया। इसे किसके द्वारा पब्लिश किया गया, आईएलओ के द्वारा किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए। चलिए, तो हमारा यहाँ पे आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। काफी इजी था कंपैरेटिवली, ग्लोबल वेज रिपोर्ट पब्लिश किया गया। विमेन एंड लोअर पेड वर्कर्स have disproportionately borne the brunt of decrease in wages due to COVID-19। ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि COVID-19 की वजह से जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वेजेस जो है पे किए जाते थे उसमें काफी कमी देखी गई है। वो सबसे ज्यादा कमी जो एक्सपीरियंस करी वो विमेन ने करी है, और जो लोअर पेड वर्कर्स होते हैं उन्होंने इसकी सबसे ज्यादा कमी को फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जो लास्ट क्वेश्चन में पूछा था ये भी द हिंदू से था। अब हम आते हैं फाइनल क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को लेके आईएलओ के बारे में पूछा गया। बताएं करेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसे ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा लाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, हो सकता है। इट बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनेगी किसकी, यूएन की। इट प्लेड अ की रोल इन डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड इन द विक्ट्री ओवर अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। तो इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल किस किस चीज में प्ले किया, डीकोलोनाइजेशन के अंदर, और जो अपार्थाइड हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आंसर करिए इसके बारे में जल्दी से। चलिए, न्यूज में आईएलओ मैंने आपको बताई दिया क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आईएलओ के द्वारा लाई गई और उसमें बताया गया है कि जो कोविड-19 की वजह से लो वेजेस एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं वो वुमेन को दिए जा रहे हैं, और जो लो पेड वर्कर्स होते हैं उनको दिए जा रहे हैं। बात करी जाए क्या इसे ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा बनाया गया था, तो नहीं, इसे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के थ्रू बनाया गया था। सो इन 1919 वर्सलिस, स्पेलिंग बता देता हूं। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती है, तो ए और बी आपका एलिमिनेट हो जाता है। इट मींस थर्ड स्टेटमेंट तो बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल डीकोलोनाइजेशन के अंदर और अपार्थाइड के अंदर इसने प्ले किया था। क्या ये पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए, तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना चाहें तो आईएलओ वाज एस्टैब्लिश एज एन एजेंसी फॉर द लीग ऑफ नेशन फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर 1। ये जो टॉपिक्स आप वैसे भी जो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है वहां पर ये पढ़ेंगे, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को ध्यान रखिएगा। अपने आप में पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है ये बन गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैंने जो है 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। आप करेंगे 2 मिनट के अंदर रिवीजन, लेकिन रिवीजन नहीं करना चाहते तो भी मैं आपको ये चीज कहूंगा कि 30% मोर मटेरियल को आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज के लिए 2 मिनट देखिए। अगर आप 30% मोर कैपिटलाइज कर सकते हैं तो उसे प्लीज करिएगा। फिर भी अगर नहीं करना चाहते तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो मॉक टेस्ट है, जो मॉक टेस्ट का हमारा कॉम्पिटिशन है जिसके अंदर पूरी जो मॉक टेस्ट की सीरीज है उसे आपको दिया जाएगा, उसे विनर को दिया जाएगा। तो exam.netmock.com पे जाकर हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप चाहें तो उसमें एनरोल कर लीजिएगा, और जो फर्स्ट टेस्ट है उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी 15 से 20 लोग या जितने भी लोग उसे अटेम्प्ट करते हैं उसमें से विनर को चूज किया जाएगा और उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा और मॉक टेस्ट की जो सीरीज है उसके अंदर एनरोल किया जाएगा। चलिए, तो हम करने वाले हैं एक्टिव रिवीजन, जिसके अंदर आप लोगों को आंसर करने हैं जैसे हम रोज करते हैं, और देखते हैं कि पहले कौन सबसे आंसर करता है। अगेन, अगर पहले कोई कर भी देता है तो भी मैं आपको चाहूंगा कि आप उसे टाइप करके जरूर लिखें, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप उसका आंसर करते हैं तो वो चीज आपको ज्यादा ध्यान रहती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि तब आप अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछते हैं, आप अपने आप को एक्टिवेट करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन सर ने पूछा है तो इसका आंसर क्या है। अदरवाइज क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस पैसिव भी हो सकता है। देयरफॉर टू मेक दिस प्रोसेस एक्टिव हमने इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी है उसे अपनाया है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, मलायन जाइंट स्क्वैरल कहां पाया जाता है इंडिया के अंदर, जल्दी से बताएं किस रीजन के अंदर। यस, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। क्या अपर बॉडी इसके रेड कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, डार्क होती है, लाइट होती है, कैसे होती है? यस, इट इज द ऑफ द डार्क कलर, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमने डिस्कशन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था 42nd अमेंडमेंट में बताइए कि सबसे पहले कितनी ड्यूटीज को डाला गया था, 10, 11, 12, 13 कितनी? यस, शुरुआती दौर में 10 ड्यूटीज को डाला गया था और उसके बाद नेक्स्ट ड्यूटी 11 ड्यूटी को ऐड किया गया था। जो 11वीं ड्यूटी थी वो किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करी गई थी, जल्दी से बताएं। यस, जो 11वीं ड्यूटी थी वो 86th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करी गई थी। एनजीटी के बारे में बताइए कितने मेंबर्स मिनिमम मैक्सिमम हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। कौन अपॉइंट करता है, जल्दी से बताएं। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसे अपॉइंट करती है। मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई थी। बताइए कि कितने टाइम में जो केसेस है उसका डिस्पोजल होता है, 1 महीने के अंदर करना होता है क्या, 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर? यस, 6 मंथ्स के अंदर इसका डिस्पोजल करना होता है। हायाबुसा 2 कहां से है, यूएस से है, जापान से, बताइए। यस, जापानीज है और एस्ट्रॉइड से जो एलिमेंट्स हैं, जो कुछ उसके रिमेन्स हैं, उसको ये लेके आ रहा है। देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन हुआ था हायाबुसा 2 के बाद एस्ट्रॉइड के बारे में। तो बताएं क्या ये सन के अराउंड ऑर्बिट करता है? यस, कौन कौन से प्लैनेट्स के बीच में पाया जाता है, जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, मैं नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि ये आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 को लेके, जहां हमने डिस्कशन किया था ये डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिसकी अभी 63वीं सालगिरह को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, किसके अंडर में आता है, जल्दी से बताएं मुझे। ये क्या सीबीआईसी के अंदर आता है, सीबीडीटी के अंदर आता है, सीबीआईसी के अंदर आता है। जल्दी से मुझे उस ऑपरेशन का नाम बताया जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। 3.5 किलो के आसपास कोकेन को सीज किया गया था जिसके अंदर। यस, ऑपरेशन कैलिप्सो, ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिस्कशन हुआ था आरबीआई, क्या क्या चीजें आती हैं, 4 चीजें थी, जल्दी से बताएं। गोल्ड, एसटीआर, फॉरेन करेंसी एसेट। चौथी चीज कौन सी बताई थी मैंने, जल्दी से बताएं। रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ, ध्यान रखिएगा। सो दीज आर द थिंग्स। बताएं कि कितना यहां पे रिजर्व जो है वो कम हुआ है, अगर आपको फिगर याद है तो जल्दी से बताएं। 469। फिर हम देखा था कैंसर जीनोम एटलस 2020 के बारे में, डेटा के बारे में मैंने आपको बताया था। कौन सा इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, बताइए। क्या वो जापानीज नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, जल्दी से बताएं। नहीं, इट इज यूएन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा। फिर हमने डिस्कशन किया था ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन लेके आता, जल्दी से बताएं। यस, आईएलओ इसको लेकर आता है। और लास्ट में हमने डिस्कशन किया था कौन सी ट्रीटी थी, जल्दी से बताएं, आईएलओ के साथ जो एसोसिएटेड थी। क्या वो ट्रीटी ऑफ पेरिस थी? नहीं, बिल्कुल करेक्ट लोगों ने आंसर किया। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो थी इसके साथ अटैच्ड, ध्यान रखिएगा। क्या नोबेल पीस प्राइज मिला है? यस, नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट जरूर 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 अटेम्प्ट करिएगा फर्स्ट मॉक इफ यू वांट टू विन द एंटायर टेस्ट सीरीज फॉर फ्री। और इसके अलावा जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको आंसर करना है टू विन द पीडीएफ, उसका क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी रेडियो। कम्युनिटी रेडियो का कॉन्सेप्ट क्या है, एक लाइन में मुझे बताइएगा। चाहे तो इसकी एप्लीकेशन भी बता सकते हैं, मैंने मेंस के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को बताया था आपको, और 3-4 इसकी जो एप्लीकेशन थी वो भी बताई थी, और हमारा मेंस का क्वेश्चन भी इसी के ऊपर होने वाला है। तो 1 लाइन में कम्युनिटी रेडियो को चाहे तो मुझे बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आंसर करिएगा इसका। जिन लोगों ने हमारी 365 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब किया हुआ है वो आप नीचे वाला लिंक को यूज कर सकते हैं। जिन लोगों ने सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है वो netmonk.com के ऊपर अपने आंसर को पीयर रिव्यू के लिए सबमिट कर सकते हैं। हाउ कम्युनिटी रेडियो इज हेल्पिंग द लोकल कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी रेडियो है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इसके बारे में, तो यहाँ पे ये कैसे लोकल कम्युनिटी की हेल्प कर रहा है। एक तो ये चीज बताएं आप, दूसरी चीज ये बताएं कि कैसे वेरियस एरियाज के अंदर ये हेल्प कर सकता है। देखिए, जब आप डीसी बनेंगे, एडीसी बनेंगे शुरुआती दौर में, तो वहां पर आपको इस तरीके के नोवल सोल्यूशन जो है वो निकालने पड़ेंगे। हो सकता है हर बार इंटरनेट जो है वो अवेलेबल ना हो। आप जानते हैं कि जब आप सिस्टम में आएंगे तो बहुत ज्यादा एरियाज में आपको देखने को मिलेगा कि जो रिसोर्सेज है उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो हमें जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसी को यूटिलाइज करके जो एक पूरी की पूरी सिचुएशन होती है उसके अंदर सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जब कोविड-19 आया, स्कूल्स बंद हुए, तो बहुत सारे गांवों के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे सब डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहां पर तो टेलीविजन तक भी अवेलेबल नहीं था। तो वहां पे रेडियोस को यूज किया गया। हमारे जो ऑल इंडिया रेडियो है, लोकल ऑल इंडिया रेडियो के चैनल्स होते हैं, उनको यूज किया गया स्कूलों के अंदर सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए। इस तरीके के नोवल सोल्यूशन जो है, आपको जो मिनिमम आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो या फिर अदरवाइज, वो आपको यूज करके बेस्ट सोल्यूशन जो है उस टाइम पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तभी इस तरीके के जो क्वेश्चन है एग्जाम में भी आते हैं और मैं भी आपको बना के देता हूं, ताकि एक जो सिविल सर्वेंट का माइंडसेट होता है उस तरीके से आप सोचें कि कैसे कम से कम रिसोर्सेज के अंदर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जा सकता है। और मैंने यहाँ पे आपको नया एलिमेंट जो ऐड किया इसी वजह से किया कि कौन कौन से नए एरियाज में आप इसको ला सकते हैं, क्योंकि नए एरियाज अगर आप जनरेट कर पाएंगे अपने ब्रेन के अंदर, जितनी भी नॉलेज आपको है, तो समझ में आएगा यस कि ये जो सिविल सर्वेंट है, ये अपकमिंग सिविल सर्वेंट सही डायरेक्शन में सोच भी पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है। तो प्लीज इसका आंसर करिएगा 150 to 250 वर्ड्स के अंदर।
तो जो बाकी के स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चंस लिख रहे हैं उसके अंदर जो टॉपर्स हैं, खंजन पांडे ने काफी अच्छा स्कोर किया है, हिमांशु साक्यावार ने, संदीप कुमार ने, इनके जो टॉप 3 स्कोर्स हैं मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा एक स्पेशल मेंशन करनी पड़ेगी, वो है आरती की और अरुंधति की। इनके क्वेश्चंस के आंसर एक्सेप्शनल है, काफी अच्छा लिख रहे हैं। मैं आपको यही कहूंगा कि जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, आपने जो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन की जो अप्रोच को फॉलो किया है वो फैंटास्टिक है। बीच बीच में मुझे आपके जो डायग्राम्स हैं क्रिएट करते हैं वो भी काफी अच्छे हैं। तो कोशिश करिए जैसे आंसर्स लिख रहे हैं लिखते रहिए आप दोनों के लिए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा, जो नेक्स्ट हमारे मेंस के टॉपर्स होंगे, जो हमारी 365 डेज की सीरीज है या फिर मेंस की सीरीज है, उसके टॉपर्स को मैं रिवील करूंगा। इनकी जो कॉपीज है वो भी मैं पूरी की पूरी नहीं डालता हूं, बिकॉज पता नहीं क्योंकि स्टूडेंट अपनी परमिशन देंगे या नहीं देंगे कॉपी को शेयर करने के लिए, लेकिन एक स्नैपशॉट तो मैं उसका डाल ही देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो किस किस तरीके से लिख रहे हैं। चलिए, सो दिस इज द यूपीएससी मेन सीरीज जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टू राइट एवरी डे आई विल इवेल्युएट योर आंसर्स। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया गया है वो करेक्ट किया गया है किसके द्वारा? हरि यादव के द्वारा। तो हरि आप मुझे @prince_लूथरा पे बता दीजिएगा कि आपको जो मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए वो हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। आज के बाद जो मॉक टेस्ट सीरीज जो होगी उसके लिए रूल्स मैंने आपको बता दिए। आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें exam.netmock.com पे जाके, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसको ये जो सीरीज है वो दी जाएगी। सो इट विल बी लाइक एन ऑल इंडिया टेस्ट। ऑल इंडिया टेस्ट जो है वो आपका कराया जा रहा है और उसके अंदर जिसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं एवरीडे बेसिस पे 1 सीरीज उसको दे दी जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे मार्क्स अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जिसने भी यहाँ पर स्कोर किया है। तो चाहे 0 ही क्यों ना स्कोर किया हो, अपने मार्क्स आपको बिना किसी हिचक के लिखने जरूर है। जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहां पर भी हम कुछ नए कॉम्पिटिशन्स जो है वो यहां पे बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप नेटमॉक को सर्च कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।